नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। और हम कंटिन्यू करते हैं हमारी इस चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की सीरीज को। कैसी लग रही है आपको ये सीरीज और ये एमसीक्यूज आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है प्लीज़ मुझे बताएं, अगले दिन से ही आप उस पर बदलाव देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को अगर आपको एमसीक्यू सच में कुछ ना कुछ सिखा के जा रहे हैं। और कल की क्लास में जहां हमने क्वेश्चन नंबर 29 तक सॉल्व किया था, मैंने आपको यहां पे पूछा था कि भाई इनमें से कौन सा एक्ट ऐसा है जिसने पहली बार प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को अलग अलग कर दिया था। तो दोस्तों बहुत सारे आंसर्स आए हैं, काफी आंसर्स गलत भी आए हैं। करेक्ट आंसर है इसका सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस एक्ट ने पहली बार प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को अलग अलग कर दिया और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को अलाउ किया कि अब आप अपने लिए बजट इनैक्ट कर सकते हो। सो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तीन स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, देखो ऑनेस्टली सॉल्व करना है। क्वेश्चंस को आपको यहां पे पॉज करना है, वीडियो पॉज करना है और आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, ताकि आपको पता चले ना कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। मैं तो सॉल्व करूंगा ही, मैं तो आपको समझाऊंगा ही, लेकिन आपको अपना टेस्ट भी करना है। और यहां हम अनअकैडमी की तरह कोई पोल तो शुरू नहीं कर सकता मैं, तो इसीलिए आपको ऑनेस्टली यहां पे काम करना है पॉज करके। अंडर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 द स्पीकर वॉज कॉल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। पहला स्टेटमेंट दोस्तों यहां पे ये बोला जा रहा है कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, इसके तहत, इस एक्ट के तहत स्पीकर को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रेसिडेंट कहा जाता था। बिल्कुल सही है, जिसे हम आज स्पीकर कहते हैं ना, पहले उसको प्रेसिडेंट कहा जाता था दोस्तों, पहले स्पीकर नहीं कहा जाता था। ये बहुत कम लोगों को ये चीज पता है और ये आपको लक्ष्मीकांत में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर में नहीं मिलेगी, ये आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। द अबव नॉमेनक्लेचर फॉर द स्पीकर वाज डिसकंटिन्यूड इन 1936 आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 चेंज्ड इट टू द स्पीकर ऑफ द असेंबली। तो देखो स्पीकर को पहले प्रेसिडेंट कहा जाता था और ये नॉमेनक्लेचर चेंज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ने, और इसने बोला कि भाई प्रेसिडेंट नहीं कहा जाएगा, स्पीकर कहा जाएगा। ये 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का प्रोविजन था। लेकिन दोस्तों यहां पे एक चीज आपको याद रखनी होगी कि ये जो प्रोविजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, ये एप्लीकेबल नहीं हुआ था। ये एप्लीकेबल हुआ कब हुआ? 1947 में। ठीक है, 1947 तक स्पीकर को प्रेसिडेंट ही कहा जाता था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें ये तो मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने डेजिग्नेशन इसका चेंज कर दिया था, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि ये प्रोविजन अप्लाई नहीं हुआ था क्योंकि इस एक्ट के फेडरल प्रोविजंस इंप्लीमेंट नहीं किए गए थे। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पे गलत है। ये डिसकंटिन्यू हुआ था 1947 में, 36 में नहीं। In 1921, Sachidanand Sinha was appointed as first president, यानी कि स्पीकर ऑफ द असेंबली बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों गलत है? आपको पता है पहला प्रेसिडेंट कौन था? पहले प्रेसिडेंट थे फ्रेडरिक वाइट, सच्चिदानंद सिन्हा थे डिप्टी प्रेसिडेंट यानी कि डिप्टी स्पीकर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? इनकरेक्ट पूछा है यहां पे, इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, 2 और 3 इनकरेक्ट है, पहला यहां पे करेक्ट है। तो ये आप यहां पे देख सकते हो, क्लियर कट एक्सप्लेनेशन। देन उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स यहां पे हैं। ठीक है, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उससे रिलेटेड। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन देयर बाय बिगिनिंग अ सिस्टम ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन। डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस की शुरुआत 1861 के एक्ट से हुई थी, 1858 से नहीं। ये आपको याद है? तो पहला स्टेटमेंट यहां पे क्या है? फॉल्स है। Their Secretary of State was given responsibility to present a statement of revenues and expenditures in British India. बिल्कुल सही।
1858 के एक्ट से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ऑफिस क्रिएट किया गया था और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पूरी पावर दी गई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि भैया ब्रिटिश इंडिया में जो भी खर्चे हो रहे हैं, जो भी पैसे आ रहे हैं, यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, उसका स्टेटमेंट आप इंग्लैंड में भेजोगे। द एक्ट अबॉलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर्ड देयर पावर्स एज वेल। बिल्कुल सही। इस 1858 के एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया? अबॉलिश कर दिया और उसकी पावर्स को भी ट्रांसफर कर दिया। सो करेक्ट आंसर होगा इसका दोस्तों बी, दैट इज 2 and 3। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। विलियम बेंटिंक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सर जॉन शोर इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट चार्टर एक्ट इन 1773। काफी स्टूडेंट्स यहां पे भी मिस्टेक कर जाते हैं क्योंकि स्टेटमेंट्स ढंग से नहीं पढ़ते। पहले गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे? क्या रॉबर्ट क्लाइव थे? अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूं, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो पहला स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। 1773 के एक्ट को हम चार्टर एक्ट कहते हैं या रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं ना, तो पहला चार्टर एक्ट नहीं था ये। ठीक है, पहला चार्टर एक्ट कब आया था? चार्टर एक्ट आया था 1793 से दोस्तों, 1793 से। उसके पहले ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। सो पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है। रही बात फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, तो वो है विलियम बेंटिंक। आंसर होगा इसका ओनली 2, दैट इज बी। करेक्ट। आगे चले। एंड दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस YouTube चैनल को जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। डेली बेसिस में पूरी की पूरी एम लक्ष्मीकांत हम यहां पे कवर कर डालेंगे MCQs के माध्यम से। ठीक है, बस मेरे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट कीजिए और इन वीडियोस को जरूर देखिए, सॉल्व कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे बताइए, अपना फीडबैक दीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं जो ये मेहनत कर रहा हूं MCQs की वो आपको फायदा पहुंचा रही है या नहीं। Question number 34. Which of the following feature of the Constitution of India has or have been borrowed from Government of India Act of 1935? अब आपको ये तो पता है ना कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने बहुत सारी चीजें क्या की हैं, अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई हैं। ये तो सभी को पता है कि भाई इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारी चीजें हैं जो कि अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। और बहुत बार ये चीजें पूछी जाती हैं कि आपने कौन सी चीज कहां से ली, कौन सी चीज कहां से ली। तो यहां पे आपको बताना है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आपने क्या क्या बोरो किया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर बिल्कुल किया है जी। इमरजेंसी प्रोविजंस बिल्कुल किया है जी। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो ये गलत हो गया। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये हमने कहां से लिया है? मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये हमने लिया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो क्वासी फेडरल है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। तो ये फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ये हमने कहां से लिया है? कनाडा से। ठीक है, सो 3, 4, 5 ये तीनों गलत हैं। आंसर होगा सी, दैट इज 1 and 2। यहां पे अगर आपको सिर्फ चौथा स्टेटमेंट पता था ना कि मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमने आयरिश से लिया है, तो आप आसानी से एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच जाते। आपको बाकी सब ना भी पता हो तो भी चलता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। एनालाइज द बिलो स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन। Montagu Chelmsford reforms authorized the provincial legislatures to enact their budgets। तो ये तो अभी मैंने आपको बताया जो कल का क्वेश्चन था कि भाई इसी एक्ट ने 1919 के एक्ट ने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ऑथोराइज किया था कि आप अपना अपना बजट इनैक्ट कर सकते हो। जिस तरीके से आज हम देखते हैं ना कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना खुद का बजट लेके आती है और एक अलग सा बजट आता है जो देश का बजट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है, उसी तरीके का सिस्टम यहां से शुरू हुआ था। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 गेव रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम, बिल्कुल सही है। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत यहीं से हुई थी, रिकॉग्निशन बेसिकली उसे दिया गया था। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 क्रिएटेड काउंसिल ऑफ इंडिया हेडेड बाय द वाइसरॉय। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने काउंसिल ऑफ इंडिया क्रिएट किया था, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 1, 2 and 3, दैट इज सी। और आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। क्यों? क्योंकि दोस्तों काउंसिल ऑफ इंडिया तो क्रिएट किया था बट उसके हेड कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइसरॉय नहीं था दोस्तों। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा डी, 1 and 2। यहां मिस्टेक हम कर जाते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज डी।
देन उसके बाद अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सक्सीडेड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। देखो आज का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को सक्सीड किया है। आजादी से पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया हुआ करता था, जिसको सक्सीड किया है आजाद भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। लेकिन फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर स्टैब्लिश नहीं हुआ था। किसके अंडर स्टैब्लिश हुआ था? 1935 वाले एक्ट के अंडर। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ऑथोराइज्ड द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स। बिल्कुल सही है। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसने लोकल गवर्नमेंट्स को यह पावर दी थी कि अब आप लोगों पे टैक्स इंपोज कर सकते हो, और अगर वो टैक्स नहीं पे करते तो आप उन्हें पेनलाइज भी कर सकते हो, पनिशमेंट भी आप उन्हें दे सकते हो। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा इसका ओनली 2, दैट इज बी। चलिए अगला सवाल, दो स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909 इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स। Government of India Act of 1919 extended the principle of communal representation, and the 6 Europeans, Indian Christians, Anglo-Indians, depressed classes got separate representation। तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1909 का, यानी कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इसने सेपरेट जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है, जिसे हम सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया था मुस्लिम्स के लिए। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ठीक है, आप दोस्तों मेरे YouTube चैनल में इन सारे एक्ट्स के बारे में डिटेल में भी पढ़ सकते हो। मैंने काफी सारे वीडियोस ऐड कर दिए हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स तक का वीडियो मैंने ऐड कर दिया है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स तक का मैंने ऐड कर दिया है। बाकी एक्ट्स के वीडियो बहुत जल्द ऐड हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर रहे हो और आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो पहले उन वीडियोस को देख लो, फिर सॉल्व कर लो, ज्यादा फायदा होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इस एक्ट ने, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं, इसने इस रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड किया। ठीक है, लेकिन सिखों को, यूरोपियंस को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को, इनको सबको मिला था सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, डिप्रेस्ड क्लासेस को नहीं मिला था। तो सेकेंड स्टेटमेंट यहां पे गलत हो जाएगा। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रामसे मैकडोनाल्ड उन्होंने अनाउंस किया था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने 1932 में एक कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया था, और उस कम्युनल अवार्ड में डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। तो इसका 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। दैट इज द रीजन सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है। अब हड़बड़ी में हम क्या करते हैं, हम यहां तक पढ़ते हैं, कुछ बच्चे यहां तक पढ़ते हैं, कुछ यहां तक पढ़ देंगे और कुछ यहां तक पढ़ लेंगे। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो पूरा पढ़ते हैं। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि स्टेटमेंट तो पढ़ो भाई, स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा। करेक्ट आंसर इज ओनली 1, दैट इज ए। Which act enabled the Governor General to associate representatives of the Indian people with the work of legislation by nominating them to his expanded council? Government of India Act 1858, the Council Act 1861, the Council Act 1892, Government of India Act 1935। कौन सा एक्ट था? तो इसका आंसर होगा 1861। ठीक है, 1861 का जो काउंसिल एक्ट था उसने गवर्नर जनरल को इनेबल किया था, एक तरीके से ऑथोराइज किया था कि अब आप इंडियंस को जो है काउंसिल में, गवर्नर जनरल के काउंसिल में, वाइस रॉय के काउंसिल में नॉमिनेट कर सकते हो। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज बी। और 3 लोगों को लॉर्ड कैनिंग ने नॉमिनेट भी किया था, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। ठीक है, They were named after the Viceroy of India Morley and Secretary of State for India Minto। बहुत कम लोगों को पता है ये, काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे गलत करके आएंगे। मॉर्ले मिंटो, मॉर्ले कौन था? मॉर्ले सेक्रेटरी था, मिंटो वाइसरॉय थे। तो पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है। इट इंक्रीज्ड द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंट्रल लेवल। बिल्कुल, सेंट्रल लेवल में भी और प्रोविंशियल लेवल में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को इसने इंक्रीज किया था। They contained provisions that ensured that British officials retained their majority in the Central Legislative Council। बिल्कुल, इसमें प्रोविजंस ऐसे थे जिसमें यह इंश्योर किया गया था कि भाई अंग्रेज जो हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं, वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपनी मेजॉरिटी रिटेन कर सकें। सो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 2 and 3।
ठीक है, चलिए। सो ये है क्वेश्चन नंबर 40 और इसका आंसर देना है आपको कमेंट्स में। काफी सारे स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं डेली बेसिस में, आप भी कीजिए, कमेंट्स में आंसर दीजिए और मैं आपको अगले वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा और हम नेक्स्ट क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये सेशन और कैसे लगे आपको ये एमसीक्यू जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। धन्यवाद, मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी।